सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो आज की क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि हम लोग डिटेल्स में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मेरा नाम जो है आपका राहुल कुमार, जो कि मैं आप लोग को यूपी सीनेट और सीपेट का प्रिपरेशन यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है ना, यूपी सीनेट और सीपेट का प्रिपरेशन कराता हूँ, जो कि आपका एबीबीएमयू द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, आपको सीनेट का होता है और किसका होता है बताओ? सीपेट का। ठीक है ना, उसका मैं प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराता हूँ, जिसमें आपका क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपका प्रिपरेशन होता है। ठीक है ना, यानी कि मैं आपका 2025 के लिए भी करा था, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ऐसा बच्चा है जो कि आपको मेरा यहाँ से क्वेश्चन जो मैं दिया था टेस्ट सीरीज का, इसमें से बहुत यानी कि 90% क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से मेरा मिला था। ठीक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको 2026 के लिए काफी अच्छे से यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, ताकि सभी को क्या हो सके, तो ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है ना, तो इसमें क्या आपको यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिलेगा आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपका प्रीवियस क्वेश्चंस यानी कि 4 साल का यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, यानी कि मैं जो मेरा 2025 का जो टेस्ट सीरीज था, इसमें आपका 90% क्वेश्चंस मेरा टेस्ट सीरीज से आपको सीनेट और सीपेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार मैं आपको 2026 में जो आपका सीनेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा, और मेरा उम्मीद यही रहेगा कि इस साल भी यानी कि टेस्ट सीरीज में मेरा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिल पाए 90+। ठीक है ना, तो मेरा यही उम्मीद रहेगा। तो चलिए, हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन में। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हर एक डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। राइट, चलिए, तो बताइए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी को पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी को पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? बताओ, रिप्रोडक्शन क्या होता है? बताओ, रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन इसको हम बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म और स्पेरिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि एक न्यू संतति का उत्पन्न होता है, एक न्यू संतान का क्या होता है, इसमें उत्पन्न होता है। ठीक है ना, यानी कि एक न्यू संतान से क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा? एक पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि एक प्रोसेस होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एक नया बच्चे को जन्म होता है, किसके थ्रू? तो एक पेरेंट्स के थ्रू, यानी कि एक प्रोसेस जो नहीं चलता रहता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस हमेशा आपको चलता रहता है, और चलता आ रहे हैं और चलता रहेगा, यानी कि ये प्रोसेस कभी रुकने वाला नहीं, यानी कि ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हम लोग इसको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स और स्पेरिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है ना, तो आप लोग इसको लिख लीजिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस biological process by which new individuals by with new individual organism offspring are produced from their parents। देयर पेरेंट्स, यानी कि मैंने क्या कहा आपको कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है,
जिसमें क्या होता है एक न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है ये जन्म होता है, यानी कि ये प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है किसके थ्रू, एक पेरेंट्स के थ्रू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये रिप्रोडक्शन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पे ऐड किया हूँ कि क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि ये हमेशा चलता आ रहे हैं और ये चलता रहेगा भाई। जब तक रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तब तक न्यू संतति का उत्पन्न होगा ही नहीं, तब तक आगे जनरेशन किसी का बढ़ेगा नहीं। समझ में आ गया? यानी कि रिप्रोडक्शन जो है एक बहुत एक बेसिक यूनिट है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब तक आपको रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक किसी का जनरेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो एक क्या है, एक बहुत बेसिक यूनिट होता है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबको समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। चलिए, तो देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो दोनों के बारे में बात करेंगे और डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है ना? और इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं। यदि आप लोग सही से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस फिक्स है और ये आपको पूछा ही जाएगा 100%। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना? ये मेरा क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं मेल के बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग फीमेल के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेल के बारे में ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना? देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे मेल के बारे में, क्या कि मेल के जो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, तो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होते हैं, इसके हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें कौन कौन सा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना? इसमें प्यूबर्टी एज क्या होता है, स्पर्म्स इसमें कितना माइक्रोमीटर्स का होता है, इसका लेंथ क्या होता है। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग मेल के बारे में यहाँ पे पार्ट लिखेंगे, फिर आगे चल के इसको हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोलॉजी बोलते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या हम बोलते हैं बताओ, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजी। राइट? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है आपका टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेल में जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन सा होता है। हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है ना? एक मिनट, क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है ना? और हम लोग इसमें ये बोलेंगे कि जो मेल में जो गैमेट्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब मेल्स में गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स ऑफ मेल, गैमेट्स ऑफ मेल, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना?
जो मेल का जो स्पर्म्स होता है उसका साइज कितना होता है, तो 5.6 माइक्रोमीटर। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि साइज ऑफ द सेल ऑफ मेल, यानी कि साइज ऑफ द सेल ऑफ मेल या साइज ऑफ स्पर्म सेल, स्पर्म्स का साइज कितना होता है, तो 5.6 माइक्रोन, ठीक है ना। कितना होता है, तो 5.6 माइक्रोन जो होता है मेल के स्पर्म्स का साइज होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं मेल में प्यूबर्टी एज के बारे में, तो 12 से 16 ईयर्स होता है। कितना होता है, एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी किस में, तो मेल में कितना होता है, 12 टू 16 ईयर्स, राइट। कितना होता है, 12 से 16 साल क्या होता है मेल्स में प्यूबर्टी का एज होता है, ठीक है ना। और प्यूबर्टी एज से क्या होता है, इसमें आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशंस होने लगता है, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे यदि लिखना चाहूंगा तो और मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो फर्स्ट साइन होता है आपका प्यूबर्टी का, जो फर्स्ट साइंस आपका प्यूबर्टी का होता है वो मेल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनार्च बोलते हैं। इंक्रीज सेल्स टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोटर्म, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका हार्मोन्स क्या होता है, इसका इंक्रीज होता है। और जो आपका एस्ट्रोटर्म होता है मेल का, वो एस्ट्रोटर्म क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो मेल में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जो मेल में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या होता है, बताओ। मैं अभी बताया हूँ क्या होता है फर्स्ट साइन। तो मेल में जो फर्स्ट साइन जो आपका प्यूबर्टी का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गोनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनार्च बोलते हैं, गोनार्च, ठीक है ना, गोनार्च बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको इंक्रीज सेल हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजेज सेल, यानी कि इसमें सेल का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। कौन कौन सा, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोटर्म, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोटर्म होता है मेल्स में क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात किया हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि आपको जो मेल में जो स्टडी होता है, यानी कि जो हम लोग मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं, तो एंड्रोलॉजी बोलते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको पूछ लिया गया है, ठीक है ना, यानी कि स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताओ क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद मैंने ये बताया हूं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में कौन हो जाएगा, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है आपका टेस्टिस होता है। टेस्टिस समझते हो ना, जो आपका स्कोट्रम के नीचे में होता है, स्कोट्रम के नीचे में जो प्रेजेंट है, समझ में आ गया। टेस्टिस क्या होता है, जहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो टेस्टिस जो होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि आपका मेल का। चलिए नेक्स्ट मैंने ये पॉइंट लिखा हूं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझ में आ गया। इसके बाद मैंने ये बताया हूं कि जो हार्मोन्स होता है, जो हार्मोन्स होता है सेक्स ऑर्गन, वो कौन सा होता है, मेल्स का। यानी कि मेल्स का जो सेक्स हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स का नाम आपका है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल का सेक्स हार्मोन्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो मेल का सेक्स हार्मोन्स कौन हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन आपका मेल का सेक्स हार्मोन्स होता है। चलिए नेक्स्ट मैंने बात किया हूं कि जो गैमेट्स ऑफ मेल्स, मेल में गैमेट्स क्या होता है, तो स्पर्म्स होता है। और स्पर्म्स के फॉर्मेशंस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट ये बताया हूं कि साइज ऑफ स्पर्म्स, यानी कि जो स्पर्म्स का जो साइज होता है वो कितना होता है। मेल में स्पर्म्स का जो साइज होता है वो आपका 5.6 माइक्रोन्स का होता है। कितना होता है, तो 5.6 माइक्रोन्स का होता है। मेल में स्पर्म्स का साइज कितना होता है, 5.6
माइक्रोन्स का होता है। इसके बाद मैंने ये बताया हूँ कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि जो मेल में प्यूबर्टी का एज कितना होता है। प्यूबर्टी मतलब समझते हो ना, यानी कि जो किशोरावस्था जिसको बोलते हैं, यानी कि मेल में प्यूबर्टी का एज कितना होता है तो 12 to 16 ईयर्स, यानी कि 12 से 16 ईयर्स में क्या होते हैं, मेल्स में प्यूबर्टी का एज होता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट साइंस ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट साइंस ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है मेल्स में, फर्स्ट साइन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोनार्च बोलते हैं। और इसमें क्या होता है आपका इंक्रीज सेल साइज, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है आपका हाई होगा। जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होगा वैसे क्या होगा, स्कोट्रम की लेवल क्या हो जाएगा, इसका जी इसका स्पेस क्या हो जाएगा, जायजा हो जाएगा, यानी कि स्कोट्रम का साइज भी इंक्रीज करेगा। भाई आपका स्कोट्रम के अंदर में क्या है, ये स्कोट्रम है, इस स्कोट्रम के अंदर में क्या आपका टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस का साइज जैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही टेस्टिस का साइज इंक्रीज करेगा तो स्कोट्रम में क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। सेम तो बात ही है ना। तो मैं आपको यहीं पे ये बताया हूँ। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि मेल में जो भी आपका हार्मोन्स होता है, जो भी प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स होता है, जो भी टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो गोनाड, थैलार्स, जो भी मैं यहाँ पे बताया हूँ सब मेल का पार्ट होता है। और मैं यहाँ पे रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आपको आपको याद हो जाए। याद तो मुझे करना नहीं है क्योंकि याद तो आपको करना है, तो मैं 2 से 3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। राइट, चलिए तो समझ में आया कि मेल के बारे में, यानी कि स्टडी ऑफ मेल, गायनेकोलॉजी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, टेस्टिस, हार्मोन्स ऑफ मेल, टेस्टोस्टेरोन्स, गैमेट्स ऑफ मेल, स्पर्मेटोजेनेसिस, साइज ऑफ मेल स्पर्म्स 5.6 माइक्रोन्स, एज ऑफ प्यूबर्टी 12 to 16 ईयर्स, एंड फर्स्ट साइंस ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स, यानी कि गोनार्च, इंक्रीज सेल्स, स्कोट्रम एंड टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ गया। मेल का सारा डिटेल्स मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, हर एक पार्ट का नाम लिख दिया हूँ जो आपके लिए रिलेबल है, और ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। राइट, मैं यहाँ पे ये भी बता दिया हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब मेरा मेल का पार्ट हो गया है कंप्लीट। राइट, जो मेल्स में जो बेसिक जो भी आपको पढ़ने का जो था मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपको फीमेल्स के बारे में। चलिए अब मैं फीमेल्स का बात करता हूँ। नेक्स्ट कौन सा है तो फीमेल, बताओ। फीमेल में जो हम लोग इसको स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल, बताओ क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल, दिस इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बताओ क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताओ हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, बताओ गायनेकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। राइट, यानी कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज गायनेकोलॉजी। राइट, जैसे सेम मैं यहाँ पे मेल्स के बारे में लिखा हूँ कि इसका जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ठीक है ना, गैमेट्स क्या होता है, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, साइज ऑफ सेल्स का क्या होता है, तो सेम मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फीमेल का पार्ट होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बताऊंगा यहाँ पे कि जो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है कौन सा होता है, बताओ फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, ठीक है ना। ओवरी जो होता है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं फीमेल्स में जो हार्मोन्स होता है कौन सा होता है, बताओ फीमेल्स में कौन कौन सा हार्मोन्स आपको देखने को मिलेगा, सेक्स हार्मोन, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो हार्मोन्स लिखो, हार्मोन्स जो आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल का सेक्स हार्मोन्स होता है। राइट,
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, तो गैमेट्स ऑफ फीमेल। गैमेट्स ऑफ फीमेल, फीमेल में क्या गैमेट्स होता है, तो आपका उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि फॉर्मेशंस ऑफ फीमेल गैमेट्स, दिस इज कॉल्ड एज oogenesis, राइट, क्या बोलते हैं, तो oogenesis बोलते हैं, राइट। साइज ऑफ सेल, यानी कि जो फीमेल का जो ओवम होता है उसका साइज कितना होता है, बताओ, ओवम का साइज कितना होता है, साइज ऑफ सेल, तो इसका जो साइज होता है आपका 130 माइक्रोन होता है, और ये फीमेल में क्या होता है, वो लार्जेस्ट सेल होता है, ये फीमेल का क्या है, फीमेल का लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है ना, लार्जेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, तो आपका ओवम जो होता है वो आपका फीमेल का लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा सेल कौन सा हो जाएगा आपको ह्यूमस में, तो आपका ओवम होता है 130 माइक्रोन्स का होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका फीमेल्स का जो प्यूबर्टी एज होता है वो कितना होता है, यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी, किसका, तो फीमेल का, बताओ कितना होता है, 10 से 14 साल, यानी कि जो फीमेल का जो प्यूबर्टी एज होता है वो कितना होता है, तो 10 to 14 ईयर्स, राइट, 10 to 14 ईयर्स जो होता है वो आपका फीमेल्स का प्यूबर्टी एज होता है, राइट। इसके बाद मैंने नेक्स्ट बात करूंगा जो फीमेल का जो फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट साइन, फर्स्ट साइंस ऑफ, फर्स्ट साइंस ऑफ, फर्स्ट साइंस ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, बताओ फीमेल में प्यूबर्टी का सबसे फर्स्ट साइन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, फीमेल में जो प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं थेलार्च, क्या बोलते हैं, थेलार्च बोलते हैं। सेम आपका यही कंडीशन है मेल की तरह, यानी कि इसमें इसमें क्या होगा, तो इंक्रीज ब्रेस्ट साइज इन फीमेल, राइट, यानी कि इसमें जो फीमेल्स का जो ब्रेस्ट का साइज होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो फीमेल्स का जब 10 साल से स्टार्ट, यानी कि जब फीमेल का 10 साल में जब एंट्री करते हैं तो उस समय से क्या है उसका प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो चुका है, इसमें क्या होगा, फीमेल का आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितना भी होता है इसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसका क्या हो जाएगा ब्रेस्ट का, यानी कि जो होता है इंक्रीज साइज होने लगता है, ठीक है ना, उसका जो ओवरी का साइज क्या होता है इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है इसकी कमर में क्या होता है आपको शेप में, यानी कि आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे ही आपका इसका ओवरी बढ़ेगा इसका फॉलोपियन ट्यूब में फैलाव होगा, इसका यूटस में फैलाव होगा, तो ऑटोमेटिक इसका जो आपका जो कमर का जो एरिया है आपका बढ़ जाता है, राइट, क्या होता है वो आपको बढ़ जाता है। तो मैंने फीमेल्स में क्या बताया, जैसे मैंने मेल्स में बोला कि जो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस इज कॉल्ड एंड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस इज कॉल्ड गायनेकोलॉजी, यानी कि जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो हम लोग फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजी बोलते हैं, राइट, यानी कि गायनेकोलॉजी का मतलब होता है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, राइट। इसके बाद मैंने बताया कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो फीमेल्स में क्या होता है, तो ओवरी होता है, यानी कि ओवरी जो है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्मोन्स, यानी कि जो फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स कौन कौन सा होता है, तो फीमेल्स में जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है और आपका एस्ट्रोजन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स जो होता है वो फीमेल्स का सेक्स हार्मोन्स होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैमेट्स ऑफ फीमेल्स, यानी कि जो फीमेल्स में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं oogenesis बोलते हैं, फॉर्मेशंस ऑफ फीमेल गैमेट्स दिस इज कॉल्ड एज oogenesis, राइट।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि साइज ऑफ सेल, यानी कि जो फीमेल में जो ओवरी का जो ओवम का साइज होता है, जो फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है, ठीक है ना, ओवरी से जो एग रिलीज होता है, जो इस एग का नाम क्या है बताओ, इस एग का नाम है आपका ओवम। जो ओवम का जो साइज होता है वो 1.30 माइक्रोन्स का होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट सेल है आपका फीमेल्स के, ठीक है ना, यानी कि फीमेल्स के बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ओवम हो जाएगा, जो कि 136 माइक्रोन्स का होता है। जो ह्यूमस में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो आपका क्या होता है, स्पर्म्स का होता है, वो आपका 5.6 माइक्रोन्स का होता है। राइट, समझ में आ गया सभी को। चलिए, इसके बाद मैंने ये बताया हूं कि जो एज ऑफ फीमेल्स, यानी कि जो फीमेल्स में जो प्यूबर्टी का जो एज होता है वो आपका होता है 10 से 14 साल का एज होता है, जिसमें फीमेल्स का प्यूबर्टी का एज होता है। इस एज को हम लोग बोलते हैं थेलास, यानी कि प्यूबर्टी इसका जो साइंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं थेलास। इस थेलास में जब आपका फीमेल एंट्री करते हैं, जब 10 साल से जब फीमेल स्टार्ट होता है, जब आपका 9 से 10 साल में जब फीमेल एंट्री करता है, तो उस समय क्या होता है, इसका ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। क्या होता है, इसका ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। जैसे इसका ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा, इसमें क्या होता है, हार्मोन्स का चेंजेस आने लगता है, ठीक है ना, न्यू न्यू हार्मोन्स बनता है। उसमें क्या होता है, इसका जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट आने लगता है, ठीक है ना, मैंने आपको यही बताया हूँ ना। हाँ चलिए, तो मैंने समझ में आ गया कि जो हम लोग आपको यहाँ पे बताया हूँ कि जो स्टडी ऑफ फीमेल्स में कौन कौन सी ऑर्गन्स होते हैं, मेल में कौन कौन सी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता दिया हूँ। तो बताइए सभी को क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है ना। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा है क्रोमोसोम। बताओ, क्रोमोसोम समझते हो ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन। बताओ, मेल में कितना क्रोमोसोम होता है और फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम आप लोग समझते हैं ना। हाँ, तो मेल में जो क्रोमोसोम का जो साइज होता जो काउंट होता है, और जो फीमेल में क्रोमोसोम का जो काउंट होता है, बताओ कितना होता है, बताओ। ये आपका हो गया मेल का क्रोमोसोम, ये आपका होगा फीमेल क्रोमोसोम। बताओ, क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं मेल में क्रोमोसोम के नंबर के बारे में, तो कितना होता है, यानी कि 23। कितना होता है पेयर्स की बात करूं, तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो क्रोमोसोम का जो संख्या होता है, यानी कि 23 पेयर्स में होता है। कितना होता है पेयर्स में, यानी कि पेयर्स का मतलब होता है इसका दुगुना, यानी कि बात करूं 1 पेयर, तो 1 पेयर में 2 हो जाएगा, 2 पेयर तो 4 हो जाएगा, यानी कि 23 पेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 46 क्रोमोसोम होता है मेल्स में प्रेजेंट, और फीमेल्स में भी आपका 46 क्रोमोसोम होता है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जो मेल्स में होता है, यानी कि फीमेल्स में क्या होता है 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम एक्स हो जाएगा, और दूसरा भी क्या होगा आपका एक्स, यानी कि ये जो आपका आता है फीमेल्स का क्रोमोसोम, यानी कि जो फीमेल्स में जो क्रोमोसोम होता है वो आपका एक्स एक्स होता है, जो कि 46 नंबर्स में होता है। और यदि मैं पेयर्स में बात करूं, तो पेयर्स में आपका हो जाएगा 23 पेयर्स हो जाएगा, नंबर से बात करूं तो 46 नंबर्स में हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, पेयर्स और नंबर्स में दोनों में। तो आपका फीमेल्स में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होता है वो आपका 46 नंबर्स में हो जाएगा, और 23 आपका पेयर्स में, इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। किस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैं आपको उल्टा बता दिया हूं, यानी कि ये जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा फीमेल्स, यानी कि ये किसका हो जाएगा बताओ, तो ये आपका हो जाएगा फीमेल का क्रोमोसोम। मैं यहाँ पे अपोजिट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जो क्रोमोसोम की मैं संख्या बताया हूँ ये किसका है, तो ये जो पार्ट है आपका फीमेल की क्रोमोसोम की मैं बारे में बात किया हूँ, ये आपका फीमेल की है, राइट, और ये आपका हो जाएगा मेल की। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेल के बारे में, अब तो समझ में आ गया, फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है,
चलिए नेक्स्ट है आपका मेल्स में। मेल्स में भी ऐसे सेम होगा, लेकिन क्या होगा, मेल्स में आपका 23x हो जाएगा और 23 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि 23x क्रोमोसोम और 23y क्रोमोसोम मेल्स में प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में जो होता है 23x यानी कि 46XX क्रोमोसोम जो होता है आपका फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से मेल में भी आपका क्या हो जाएगा, पेयर्स में हो जाएगा। यदि मेल्स में पेयर्स में बात करूँ 23 हो जाएगा और नंबर में बात करूंगा तो 46 हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया। चलिए, और इसमें जो आपका क्रोमोसोम होता है वो आपका 22 जो होता है, 22 क्रोमोसोम होता है आपको ऑटोसोम होता है, और 1 क्रोमोसोम जो होता है आपका ऑलोसोम होता है। और यही ऑलोसोम क्रोमोसोम है वही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो मेल या फीमेल होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यही क्रोमोसोम जो होता है वो ऑलो क्रोमोसोम वो डिफाइन करता है कि जो मेल होगा और ये फीमेल्स होगा। तो समझ में आ गया क्रोमोसोम में क्या क्या इसमें है, बहुत इजी है, कोई यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं होगा कि जो क्रोमोसोम की संख्या के बारे में। तो 23 क्रोमोसोम पेयर्स में हो जाएगा, 46 नंबर्स में हो जाएगा। मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो आपका XY होता है, फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो आपका XX होता है। ठीक है ना, बताओ सभी को क्लियर है ना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, तो हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, यदि मैं फीमेल्स में बात करूंगा तो इसमें आपका हो जाएगा एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक आपका हो जाएगा इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, एक आपका हो जाएगा एक्सटर्नल जिसको हम लोग बोलते हैं वल्वा बोलते हैं, और एक होता है आपका इंटरनल, इंटरनल पार्ट। चलिए, हम क्या बात कर रहे हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है आपका जो फीमेल क्या होता है इसका अपर पार्ट, यानी कि जो फीमेल में जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जो फीमेल्स में इनर यानी कि जो इनर साइड में जो प्रेजेंट है इसका पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं वेजाइना, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सब क्या है, तो फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है। ठीक है ना, चलिए तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका जो फीमेल्स का जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन सा होता है। तो फीमेल का जो आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपका मोनस प्यूबिक होता है, मोनस प्यूबिक आ जाएगा। इसके बाद आपका लैबिया मेजोरा हो जाएगा, लैबिया मेजोरा हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, लैबिया मैनोरा, लैबिया मैनोरा, क्लिटोरिस, 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 वेस्टिब्यूल्स, ठीक है ना, वेस्टिब्यूल्स। इंटरनल में क्या हो जाएगा, इंटरनल में जो आपका आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका वेजाइना आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा,
फॉलोपियन ट्यूब आ जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब, और क्या हो जाएगा, ओवरी, क्या हो जाएगा, ओवरी, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट क्या हो जाएगा और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट क्या हो जाएगा। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में बात करता हूँ, तो इसमें आपका हो जाएगा मोनस प्यूबिक आ जाएगा, लैबिया मेजोरा आ जाएगा, लैबिया माइनोरा आ जाएगा, ठीक है ना, क्लिस्टोरिस आ जाएगा, वेस्टिब्यूल्स हो जाएगा, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं प्रीप्यूस भी आपका होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंने बात किया कि जो फीमेल में जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका वेजाइना आ जाएगा इसमें इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है ना, यूट्रस होता है इसकी इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना, फॉलोपियन ट्यूब होता है, और ये ओवरी होता है। ये जो है ये सब आपका इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा, और ये आपका हो जाए मोनस लैबिया जो भी है आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है फीमेल्स का। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को कि फीमेल्स में एक्सटर्नल पार्ट क्या हो जाएगा और इंटरनल पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोनस प्यूबिक के बारे में कि मोनस प्यूबिक क्या क्या होता है। तो देखिए, यदि मैं पहले बात करता हूँ मोनस प्यूबिक के बारे में पहले सबसे पहले मैं जो आपका जो जितना भी मैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यहाँ पे लिखाया हूँ, जितना भी मैं फीमेल्स में एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया हूँ ना, मैं सबसे पहले मैं आपको ये जितना भी बातें यहाँ पे बताया हूँ सब मैं आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। किसके थ्रू, तो डायग्राम में बताऊंगा कि जो फीमेल्स में कहाँ पे कौन सी पार्ट आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, राइट। चलिए, तो हम सबसे पहले जो फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट बनाता हूँ कि आपको एक्सटर्नल पार्ट में कहाँ का मोनस प्यूबिक, कहाँ लैबिया मेजोरा होता है, कहाँ प्रीप्यूस होता है, कहाँ क्लिस्टोरिस होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए देखिए, तो हम बना रहे हैं फीमेल्स के आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका है, तो फीमेल का। फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे बाहर से इसका इमेज दिखता है। वैसे तो मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, वैसे तो मेरा इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, बट मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये आपका फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट, यानी कि जो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव होता है बाहर से आपको ऐसे देखने को होता है, ठीक है ना, ऐसे पार्ट आपको देखने को होता है। तो ये जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनस प्यूबिक, जिसमें हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें हेयर आपको देखने को मिलेगा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं मोनस प्यूबिक। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनस प्यूबिक, मोनस प्यूबिक्स बोलते हैं। ये जो सबसे आउटर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा हम सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं। इसके बाद जो इसके नीचे में पार्ट दिख रहे होंगे इसको बोलते हैं हम लोग लैबिया मेनोरा। इसको हम लोग बोलते हैं लैबिया मेनोरा, राइट। इसके बाद हम इसको बोलते हैं
इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। और इसको हम बोलते हैं फोर्चिट। फोर्चिट। और यहाँ पे जो आपको दो टाइप्स का ओपनिंग देखने को मिलेगा, एक ओपनिंग का होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, और एक आपका होता है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है ना। एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक होता है आपका वेजाइनस ओपनिंग। ठीक है ना। यूरेथ्रल ओपनिंग का काम क्या होता है, इसका जो काम है यूरिन का पास आउट करें, यानी कि फीमेल्स में जो यूरिन का जो पास हो रहा है वो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग से पास हो रहा है। और जो वेजाइनस से क्या हो रहा है, तो वेजाइनस इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो क्या है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो वेजाइनल ओपनिंग जो है वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। लेकिन मेल्स में क्या होता है, मेल्स में एक ही, यानी कि एक ही पास, यानी कि एक ही रास्ते से यूरिन भी पास हो रहा है और स्पर्म्स भी पास हो रहा है। लेकिन फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में यूरिन को पास होने के लिए दूसरा ट्रैक है और रिप्रोडक्टिव के लिए क्या है, आपको दूसरा ट्रैक है। ठीक है ना। यानी कि इसमें दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मेल्स में क्या होता है, सेम होते हैं, यानी कि एक ही रास्ते से यूरिन भी पास हो रहा है और एक ही रास्ते से क्या पास हो रहा है, तो स्पर्म भी पास हो रहा है। लेकिन क्या होता है पता है, जब मेल्स में जब स्पर्म्स का जो पास आउट होता है तो यूरिन का क्या होता है, पास होना बंद हो जाता है, यानी कि इसका जो आपका लेयर होता है क्या होता है, इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे इसमें यूरिन का पास आउट नहीं होता है। जब आपका फीमेल, जब मेल्स में यूरिन का पास आउट होगा तब स्पर्म्स का पास आउट नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में स्पर्म्स का सॉरी एक में यूरिन का पास आउट अलग से होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसका पार्ट अलग होता है। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, फीमेल्स में जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, उस यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर से में क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका स्किन्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। कौन सी ग्लैंड, तो यहाँ पे आपका एक सिंकी ग्लैंड देखने को मिलेगा। ये जो इस सिंकी ग्लैंड का जो काम होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। इस स्किनी ग्लैंड जो होता है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है, जो कि आपका यूटीआई इन्फेक्शन से। ठीक है ना। यूटीआई इन्फेक्शन समझते हो ना, जो कि आपका इसका जो यूरिनी ट्रैक होता है फीमेल्स के, इस यूरिनी ट्रैक में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, उससे जो प्रिवेंट होने का जो काम कर रहा है आपका स्किनी ग्लैंड्स होता है, वो आपको इसको बचाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो इसमें वेजाइना जो प्रेजेंट है फीमेल्स में, ये जो फीमेल्स का जो वेजाइना का जो पार्ट है, उसके वेजाइना के पार्ट में यानी कि दो यहाँ पे क्या होते हैं आपका बल्बथ्रो ग्लैंड, यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बार्थोलिन ग्लैंड ये प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है। जब फीमेल्स में जब निषेचन होता है तो उस समय ये क्या करता है, बार्थोलिन ग्लैंड इसको लुब्रिकेट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। हाँ। तो फीमेल्स में और क्या होता है, और आपका यहाँ पे जो इस पार्ट को देख रहे होंगे, यानी कि ये पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोरिस, इसको बोलते हैं क्लिस्टोरिस। और एक क्लिस्टोरिस का काम क्या होता है, वो इसका काम होता है फीमेल्स में इरेक्ट होने की, यानी कि फीमेल्स में समझ ना, यानी कि इरेक्ट होना। ठीक है ना। यानी कि इसको जो मनोरंजन बनाने का काम करता है, रिप्रोडक्शन के समय जो इसको सेटिस्फाइज करने का जो काम कर रहा है आपका क्लिस्टोरिस कर रहा है, यानी कि इससे क्या होता है, फीमेल्स काफी ज्यादा इरेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, काफी ज्यादा, समझ गए ना। हाँ। तो ये आपका फीमेल्स का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट, जिसमें मैं आपको बता दिया कंप्लीटली मोनस प्यूबिक क्या होता है, लैबिया मेजोरा क्या होता है, लैबिया मेजोरा क्या होता है। ठीक है ना। कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, तो दो टाइप्स का ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग के पास होते हैं आपका यूरेथ्रल ग्लैंड्स, यानी कि इसको बोलते हैं स्किनी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बात किया हूँ कि जो वेजाइना के पास ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, इसको हम लोग वेजाइनल ग्लैंड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। फीमेल्स में जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान जो काफी ज्यादा इरेक्ट होने का जो काम कर रहा है वो आपका क्लिस्टोरिस करने का काम करता है। यदि आप लोग एक बार क्लिस्टोरिस का यदि आप एक टच करते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें ज्यादा इरेक्ट होने लगता है फीमेल्स, अट्रैक्शन होने लगता है फीमेल्स। ठीक है ना। ये होता है, इसका काम ही होता है। चलिए, तो समझ में आ गया कि मैंने आज क्या क्या बात किया हूँ फीमेल्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना।
इसके बाद मैंने बात किया कि फीमेल्स का जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे इमेज के थ्रू बात किया हूँ। फिर एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल के मैं यहाँ पे इमेज बना ही दिया हूँ, ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम मोनस प्यूबिक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोनस प्यूबिक के बारे में, ठीक है ना। मोनस प्यूबिक्स, देखिए मोनस प्यूबिक्स क्या होता है। मोनस प्यूबिक जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है आपका वो सब क्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है। और ये क्या होता है आपका इन फ्रंट ऑफ प्यूबिक्स, यानी कि जो होता है वो फीमेल्स में वो ऊपर में आप जहाँ पे बाल का जो एरिया देख रहे होंगे इसको हम लोग बोलते हैं मोनस प्यूबिक। ये आपका सब क्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है। और ये यहाँ पे आपको एडल्ट फीमेल होता है। एडल्ट का जो फीमेल्स यानी कि जो एडल्ट फीमेल होता है, जो आपका एडल्ट फीमेल होता है जो किशोरावस्था से पास आउट कर लिया होता है, यानी कि 12 से 18 ईयर्स का जो बीच में फीमेल्स आ जाता है, जिसको हम लोग एडल्ट एज बोलते हैं, ठीक है ना। 80-25 जिस एज को हम लोग एडल्ट एज के नाम से जानते हैं। इस एज में क्या होता है, ये जो मोनस प्यूबिक होता है वो आपका कवर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। जो मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो बताया हूँ, ये जो दिख रहे होंगे आप लोग, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को जो कवर करने का काम कौन कर रहा है, मोनस प्यूबिक कर रहा है। यानी कि जो बाल होता है इस बाल से इस पूरे एरिया को कवर कर देता है, ठीक है ना। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को कवर कर देता है आपका मोनस प्यूबिक। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो इट इज अ पैड ऑफ इट इज अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू लाइनिंग in front of pubic। आगे हम लिख सकते हैं इन द एडल्ट फीमेल एज इन द एडल्ट female covered by hair that is triangular structure। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यानी कि इसका कहने का बात ये हुआ कि जो मोनस प्यूबिक होता है वो आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू से क्या होता है, वो इसका लाइनिंग होता है, जो आपका फीमेल्स में इन फ्रंट ये आपको देखने को मिलता है। और जो एडल्ट का जो फीमेल्स होता है, यानी कि जो एडल्ट फीमेल होता है उसका जो मोनस प्यूबिक होता है, इससे क्या होता है, उसका कवर होता है उसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। फीमेल्स का जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग और जो वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है वो कवर होता है आपका मोनस प्यूबिक से, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट मेरा कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका लैबिया मेजोरा, जो कि यहाँ है ना, ये आपका मोनस प्यूबिक कवर हो गया है। ये आपका है लैबिया मेजोरा। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैबिया मेजोरा और इस पार्ट को बोलते हैं लैबिया मेनोरा, ठीक है ना। तो यही मैं बात कर रहा हूँ लैबिया मेजोरा के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है आपका लैबिया मेजोरा। देखिए लैबिया मेजोरा को क्या क्या काम होता है, इसका काम होता है, ये जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वल्वा का, यानी कि जो लैबिया मेजोरा है वो वल्वा का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। और ये क्या होता है, वो दो, यानी कि इसमें क्या होता है, दो सिमेट्रिकल, यानी कि इसमें दो सिंपैट्रिकल फोल्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपका यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग का। तो लैबिया मेजोरा का जो काम होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, जो आपका वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, ये जो बना होता है आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है आपका लैबिया मेजोरा, ठीक है ना। ये आपका आउटर मोस्ट पार्ट है आपका लैबिया मेजोरा का। वो जो कवर होता है आपका हेयर, बट हेयर जो होता है इसमें नोट प्रेजेंट होता है इसका इनर स्ट्रक्चर में, यानी कि जो लैबिया मेनोरा का जो इनर का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, तो हेयर यानी कि बाल प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। क्या होता है, बाल प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या नहीं होता है, ये जो होता है आपका ये सबक्यूटेनियस, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
तो ये जो कंटेन, ये जो बना होता है आपका सब सीबेशियस ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड, यानी कि इट कंटेन्स, यानी कि जो ये बनाने किसका काम कर रहा है, यानी कि जो ये सीबेशियस ग्लैंड का काम कर, जो कि यहाँ पे आपका स्वीट ग्लैंड जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, वो आपका मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इट इज होमोलोगस इन मेल्स स्कोट्रम, यानी कि जो है आपका मेल का जो स्कोट्रम है, सेम मेल के स्कोट्रम के जो होते हैं सेम इसी प्रकार से आपका होता है लैबिया मेनोरा, मेनोरा समझ गए ना, लैबिया मेजोरा, सॉरी लैबिया मेनोरा बोल रहा हूँ, लैबिया मेजोरा होता है वो सेम आपका फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है, सेम ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया सभी को। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे, इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ वल्वा, राइट। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ वल्वा, इट इज outermost part of vulva. They are two symmetrical fold which protect the urethral gland, urethral and vaginal opening, urethral and protect the urethra and vaginal opening, vaginal opening. It is made up by, it is made up by subcutaneous tissue. It in thick in structure, thick in structure, ठीक है ना। उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, थिन होता है, थिक सॉरी थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है ना। और मैं बात करता हूं तो ये जो इट कॉन्टेन सीबेशियस एंड स्वीट ग्लैंड, और जो सीबेशियस ग्लैंड है उसका जो काम होता है मॉइस्चर प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है इट इज होमोलोगस इन मेल स्कोट्रम, स्कोट्रम यानी कि ये जो होता है वो मेल के स्कोट्रम के सेम होता है, जैसे मेल का स्कोट्रम होता है सेम क्या होता है आपका लैबिया मेजोरा भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इतना बात कर रहा हूँ लैबिया मेजोरा के बारे में, और यहाँ से जो आगे क्लास होगा यानी कि लैबिया मेजोरा वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ कि किसके बारे में पढ़ूंगा, तो लैबिया मेजोरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लैबिया मेजोरा के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि किसको इसको समझ में नहीं आया है वो बताओ, किस किस को समझ में नहीं आया है वो बताओ। तो मेरा उम्मीद है कि सबको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। हाँ देखिए, तो मैंने आज की क्लास में जो बात किया हूँ यानी कि
जितना भी जो फीमेल्स के जो एक्सटर्नल पार्ट थे, इंटरनल पार्ट थे, मैं आपको सुपरफिशियल ऊपरवा यानी कि इसको जो मतलब ओवरव्यू आपको दे चुका हूँ हर एक पार्ट के बारे में, ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ना। हाँ, चलिए। तो मैंने यहाँ पे आपको फीमेल्स के जो कौन कौन सा ऑर्गन्स होता है, मेल्स में कौन कौन सा ऑर्गन्स होता है, उसको हम लोग अच्छे से बात कर लिया आज की क्लास में। और फीमेल्स का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, राइट। तो जिसको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा वो जरूर कमेंट में जरूर लिखना है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से इसको ठीक है ना डिफाइन करके बताने चाहूंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों मेरे चैनल पे नहीं जुड़े अभी तक, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ और हर चीज़ मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो सोचे कि मैं आपको फ्री में हर चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको एक सब्सक्राइब करना तो बनता है और एक लाइक करना बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज़ फ्री में आपको मैं, ठीक है ना, बता रहा हूँ सुपरफिशियल, जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से हर एक चीज़ देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और टेक केयर, राइट। चलिए।